आप सभी को न्यूज गैंगस्टर का सादर प्रणाम। हाल ही में हमने आवेशम देखी, एक गैंगस्टर लाइफ बेस्ड कॉमेडी फिल्म, एक साउथ इंडियन फिल्म जिसे नॉर्थ में भी खूब पसंद किया गया। पिछले कुछ सालों में हमने दक्षिण भारतीय सिनेमा को देखा, समझा और स्वीकारा है। उसमें भी मलयालम सिनेमा की बात ही अलग है। हाल ही में आई कई मलयालम फिल्म्स साउथ के साथ साथ नॉर्थ में भी ब्लॉकबस्टर रहीं। अब तो उत्तर भारत के लोग मोहनलाल, ममूटी और फहद फाजिल जैसे एक्टर्स को पहचानते और पसंद करते हैं। इस क्रेज को अगर फिगर्स में बदला जाए तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हर साल लगभग 150 से 200 फिल्म्स बनती हैं। वो फिल्म्स अच्छी भली कमाई भी करती हैं। मलयालम सिनेमा एक तरफ हार्डकोर कमर्शियल फिल्म्स तो बनाता ही है, वहीं प्रोग्रेसिव, ऑफबीट और क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म्स भी बनाता है। लेकिन इतना होने के बावजूद इस फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक नहीं है। सिक्के के दो पहलुओं की तरह। अच्छा पहलू तो हम देख ही रहे हैं, आज बात बुरे पहलू की। पूरा मलयालम सिनेमा 4-5 शब्दों में सिमट कर रह गया है। एलिगेशंस, रेजिग्नेशंस, हैरेसमेंट, असॉल्ट और पुलिस कंप्लेंट्स। कोई मामूली बात होती तो नजरअंदाज भी हो जाती, लेकिन बात और सवालात दोनों ही बड़े हैं। केस से जुड़े नाम भी उतने ही बड़े हैं। सबसे बड़ी बात, आरोप भी उतने ही बड़े हैं। तो आइए जानते हैं कि देश की एक यूनिक फिल्म इंडस्ट्री में क्या ठीक नहीं है। क्यों मलयालम फिल्म इंडस्ट्री सुर्खियों में है, पर उसकी वजह बहुत अच्छी नहीं है। एक मलयालम एक्ट्रेस हैं कार्तिका मेनन, जिनका स्टेज नेम भावना मेनन है और ज्यादातर लोग उन्हें इसी नाम से जानते हैं। 2002 में उन्होंने अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया था। तब वो महज टीनेजर थीं, लेकिन 10 साल के अंदर उनकी पहचान एक सक्सेसफुल और प्रोमिनेंट एक्ट्रेस के तौर पर होने लगी। लेकिन हम आज उनकी बात क्यों कर रहे हैं? बात है 2017 की। शाम से रात के बीच का समय था। कोच्चि में वो एक शूट से लौट रही थी। अचानक एक वैन आती है। कई लोग वैन से बाहर आते हैं और भावना का अपहरण कर लेते हैं। फिर चलती गाड़ी में कथित तौर पर उनका रेप करते हैं। ये सब करने वाले कोई सामान्य लोग नहीं थे। इस बात का खुलासा हुआ अप्रैल 2017 में, जब मशहूर मलयालम एक्टर दिलीप का नाम इस केस में सामने आया। जांच आगे बढ़ी तो केरल पुलिस ने चार्जशीट में दिलीप को आरोपित बनाया। जुलाई 2017 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। 3 महीने तक पुलिस हिरासत में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। केस का ट्रायल अभी भी चल रहा है। वो बात अलग है कि बीते सालों में कई गवाह मुकर चुके हैं। 2022 में दिलीप पर एक और केस दर्ज हुआ, जब उन्होंने मामले की इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को धमकी दी थी। वो केस भी चल ही रहा है। अब यहाँ सबसे बेसिक सवाल उठता है कि हम आज भावना मेनन केस का जिक्र क्यों कर रहे हैं। इस केस ने मलयालम अभिनेत्रियों को स्वीकार करने पर मजबूर किया कि इंडस्ट्री में मिसोजिनी प्रॉब्लम तो है। सभी को समझ आया कि भावना अकेली एक्ट्रेस नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है। काफी विरोध और उठती मांगों के बीच केरल की राज्य सरकार ने इन आरोपों की जांच के लिए जस्टिस हेमा कमेटी बनाई। कमेटी की मुखिया थी जस्टिस हेमा। उनके साथ इसमें एक्ट्रेस शारदा और ब्यूरोक्रेट KB वत्सला कुमारी भी थी। कमेटी ने साफ कहा था कि जिस एक्ट्रेस के साथ कुछ गलत हुआ हो वो कमेटी से अपना केस शेयर कर सकती हैं। उनकी गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। फिर आई वो घड़ी जब रिपोर्ट पूरी हो गई। 296 पन्नों की रिपोर्ट 2019 में केरल के CM पिनाराई विजयन को सौंपी गई और सौंपे जाने के बावजूद सार्वजनिक नहीं की गई। इस पर केरल सरकार की खूब आलोचना हुई कि वो कई बड़े नामों को बचाना चाहती है। लगभग 5 साल के प्रतिकार और आलोचना के बाद रिपोर्ट पब्लिक डोमेन का हिस्सा बनी। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी लगभग 80 महिलाओं ने अपने साथ हुई ज्यादती साझा की। बताया कि उन्हें काम के दौरान कितना कुछ झेलना पड़ा और इंडस्ट्री का माहौल कितना टॉक्सिक है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स की एक मजबूत लॉबी है, जिनकी मौजूदगी में या जिनके जरिए या जिनके द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट, अब्यूज और असॉल्ट जैसी वारदात अंजाम दी जाती है। जो एक्ट्रेस डायरेक्टर की सारी बातें नहीं मानती थीं, उन्हें बार बार एक ही इंटीमेट सीन करने पर मजबूर किया जाता था। रिपोर्ट में सिर्फ शोषण की घटनाओं का हवाला नहीं है, बल्कि ये मलयालम इंडस्ट्री की महिलाओं के साथ होने वाले घटिया बर्ताव पर भी बात करती है। महिलाओं के लिए फिल्म सेट पर सेपरेट रूम्स और टॉयलेट जैसी बेसिक एमिनिटीज तक नहीं होती। रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं का भी जिक्र है जिसमें डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नशे की हालत में एक्ट्रेस के दरवाजे पर पहुंचकर सेक्स की डिमांड करते थे। इसके अलावा पुरुष और महिलाओं के बीच मेजर पे गैप को भी एड्रेस किया गया है। जिन फिल्म्स में एक्ट्रेस लीड रोल में होती थीं, उनमें भी उनका पे बहुत कम होता था। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है
कि पूरी मलयालम इंडस्ट्री पर 10 से 15 मेल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का कंट्रोल है और यही पूरी इंडस्ट्री डोमिनेट करते हैं। और संयोग से इन्हीं बड़े नामों पर हैरेसमेंट और अब्यूज के सीरियस चार्जेस लगे हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट, शॉर्ट में अम्मा। आयरॉनिकली ये कलाकारों के वेलफेयर के लिए काम करती है। रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के कुछ घंटों बाद ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट से लेकर कई बड़े ऑफिस बेयरर्स ने इस्तीफा दे दिया। खुद मलयालम इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार और अम्मा के प्रेसिडेंट मोहनलाल ने मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दे दिया। इतना कुछ होने के बाद पूरी की पूरी कमेटी ही डिसॉल्व कर दी गई। इन बातों से अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि बात कितनी गंभीर हो चली है। इतना कुछ जानने के बाद दो तरह के नाम आते हैं, पहले जिन्होंने आरोप लगाए और दूसरे जिन पर आरोप लगे। लिस्ट में सबसे पहला नाम है बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा का। उन्होंने मलयालम डायरेक्टर और एक्टर रंजीत बालाकृष्णन पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया। उनका कहना था कोच्चि में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान रंजीत ने उनके साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया। रंजीत पर एक अपकमिंग मेल एक्टर ने भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आरोप लगाया था। उस एक्टर ने अपनी शिकायत सीधे डीजीपी से की थी। उसका कहना था कि रंजीत ने उसे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाया और अननेचुरल एक्ट्स में इन्वॉल्व होने के लिए दबाव बनाया। इसी तरह एक जूनियर आर्टिस्ट का कहना था कि जब उसने अम्मा में मेंबरशिप के लिए रंजीत से कहा तब रंजीत ने उससे सेक्सुअल फेवर्स की मांग कर दी। ऐसे ही मलयालम एक्ट्रेस शर्मिला ने भी डायरेक्टर हरिहरन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हरिहरन ने बेहद इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट करते हुए फिल्म में कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए कहा और इन एडजस्टमेंट्स से उनका इशारा सेक्सुअल फेवर्स की तरफ था। जब शर्मिला ने इन मांगों को पूरा करने से मना कर दिया तब उन्हें फिल्म से ही बाहर कर दिया गया। शर्मिला ने ऐसा ही आरोप एमपी मोहन नाम के फिल्म प्रोड्यूसर पर भी लगाया था। मीनू मुनीर नाम की एक्ट्रेस ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नामों पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें सबसे पहला नाम सीपीआईएम लीडर और एक्टर मुकेश का है। इसके अलावा मीनू मुनीर ने मड़ियान पिल्लाई राजू, इडावेला बाबू और जयसूर्या पर भी शोषण का आरोप लगाया। मीनू के मुताबिक 2013 में एक फिल्म के सेट पर उनके साथ ज्यादती हुई थी। ऐसे ही एक और मलयालम एक्ट्रेस ने सिद्दीकी नाम के एक्टर और प्रोड्यूसर पर रेप और हैरेसमेंट का चार्ज लगाया और यह भी कहा कि उन्हें यह सब 19 साल की उम्र में झेलना पड़ा था। एक्ट्रेस ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, उस समय मैं इंडस्ट्री में बिल्कुल नई थी। उन्होंने मुझे एक फिल्म पर बात करने के लिए होटल के कमरे में बुलाया था, जबकि ऐसी कोई फिल्म एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो मुझे फंसाने के लिए महज एक जाल बिछाया गया था। सिद्दीकी ने मेरा रेप किया और फिजिकली असॉल्ट भी किया। मुझे अपने सपने वहीं खत्म करने पड़े। वो दौर मेरे लिए बेहद डरावना था। तब मुझे बहुत मेंटल ट्रॉमा भी झेलना पड़ा था। एक और एक्ट्रेस हैं माला पार्वती। उन्होंने कहा था, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ओनली अ फ्यू हैव स्पोकन अप टिल नाउ, मोर इश्यूज मे इमर्ज। ये बात तो सही है कि इन आरोपों और शिकायतों ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर दिया है। पूरी इंडस्ट्री के लिए इससे बड़ा रियलिटी चेक और क्या ही होगा। बात इतनी बढ़ गई थी कि खुद केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को संज्ञान लेना पड़ा। उन्होंने राज्य के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की और जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया। इस पूरे प्रकरण का एक और पक्ष है। मलयालम एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु ने कहा, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि जो लोग कह रहे हैं कि मलयालम इंडस्ट्री अंदर से इतनी बदतर हो चुकी है। एक तरफ जहां बहुत से लोगों ने रिपोर्ट का समर्थन किया है और जांच की मांग की है, दूसरी तरफ बहुत से लोग इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि इंडस्ट्री के हर इंसान को अब्यूजर की तरफ ब्रांड किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। हर इंसान गलत हो ऐसा जरूरी नहीं। एक्ट्रेस भावना, जिनकी हमने वीडियो की शुरुआत में बात की, 2017 से लेकर अब तक उन्हें जितना कुछ झेलना पड़ा उसे किसी भी सूरत में खारिज या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने बयान दिया था। मुझे लगता है वो बयान सभी को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जिन पर हम कह भले देते हैं कि हम समझ सकते हैं, हम आपके साथ हैं, पर सच्चाई यही है कि हम कभी नहीं समझ सकते। जिसके साथ होता है सिर्फ वही समझ सकता है। उनका बयान कुछ यूं था, बीते 5 साल का सफर मेरे लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुश्किल थे कोर्ट के वो 15 दिन जिनमें मुझे यह साबित करना पड़ा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरे जहन में ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि ये क्यों हुआ और मेरे साथ ही क्यों हुआ।
मैं हमेशा ऐसा कुछ खोज रही थी जिसे मैं जिम्मेदार ठहरा सकूं। 2015 में मैंने अपने पिता को खोया। तब मुझे लगा कि अगर वो जिंदा होते तो शायद ये सब कभी होता ही नहीं। कभी कभी ऐसा लगता था कि उस दिन शूट ना होता तो ये सब कभी होता ही नहीं। मेरे दिमाग में बहुत से काश और शायद थे। बहुत बार मैं अतीत में वापस जाना चाहती थी जिससे मेरी जिंदगी सामान्य हो जाती। मैंने सिर्फ खुद को दोषी ठहराया। जितनी बार मैंने इस पर सोचना शुरू किया मैं सेम पॉइंट पर आ जाती, एक लूप की तरह। यह ब्लेम गेम बहुत लंबे समय तक चला। मेरा ट्रायल 2020 में हुआ। मुझे 15 दिन के लिए कोर्ट जाना पड़ा। वो 15 दिन मेरे लिए अलग तरह का ट्रॉमा था, लेकिन उन 15 दिनों के बाद मैं एक सर्वाइवर की फीलिंग के साथ कोर्ट से बाहर आई। मुझे लगा कि अब मैं कोई विक्टिम नहीं हूं। अब मैं सिर्फ अपने लिए खड़ी नहीं रहूंगी, बल्कि उन लड़कियों के आत्मसम्मान के लिए भी आवाज उठा सकती हूं जो मेरे पास उम्मीद लेकर आएंगी। मैं समझ चुकी हूं कि मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं एक सर्वाइवर हूं। अच्छी बात यह थी कि 2023 में भावना की वापसी हुई। उनकी एक फिल्म भी रिलीज हुई। बेशक जिस जगह पर एक इंसान ने बहुत कुछ झेला हो और जिन लोगों के बीच झेला हो, वहां वापस लौटना और इस सोच के साथ काम करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, यह आसान तो नहीं है। भावना के साथ जो हुआ वो बहुतों के साथ हुआ होगा। कुछ के साथ इससे भी बदतर हुआ होगा। कुछ के सामने आए और कुछ कभी सामने आएंगे ही नहीं। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय भी होना चाहिए। जिसने प्रताड़ना झेली उसे हर सूरत में इंसाफ मिलना चाहिए। इन सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ऐसी खबर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से आई है जिसकी फिल्म्स को देश के साथ साथ दुनिया भी देख और पसंद कर रही थी, जहां के एक्टर्स की इतनी मैसिव फॉलोइंग है, जिन्हें लोग चाहते हैं, कुछ तो उन्हें आदर्श मानते हैं और कुछ पूजते भी हैं। ऐसे कलाकारों पर इतने संगीन आरोप लगना समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मलयालम इंडस्ट्री के अलावा ये सब कहीं और नहीं होता। बेशक वहां भी होता होगा, पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि यहां ये सब हो रहा है। बहुत से लोग इसके लिए अपनी आवाज उठा चुके हैं। उन्हें इंसाफ दिलाना अनिवार्यता होनी चाहिए। हमें इंश्योर करना होगा कि ऐसे मेजर्स लेने होंगे कि आने वाले समय में किसी और को यह सब न झेलना पड़े। आज भी मलयालम सिनेमा उतना ही अच्छा है। आने वाले समय में भी लोग उनके काम को पसंद करेंगे, लेकिन दर्शकों के मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए, कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि कहीं पर्दे पर नजर आ रही कलाकार ने वो सब झेला तो नहीं।